परिचित करवाएंगे। ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक प्रमुख देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं यूएस। देखो, यू फॉर यूनाइटेड, एस फॉर स्टेट एंड ए फॉर अमेरिका, अर्थात यूएसए, जिसको हम सामान्यतः बोलचाल में अमेरिका देश भी कहते हैं ना कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो अमेरिका, जिसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो यही वास्तविक नाम उसका क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए नाम है। और यूएसए इस नॉर्थ अमेरिका के ठीक मध्य में पड़ता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के सबसे उत्तर में कनाडा देश स्थित है, मध्य में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसके दक्षिण में है मैक्सिको। तो मैक्सिको और कनाडा के मध्य में कौन सा देश स्थित है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम सामान्य बोलचाल में अमेरिका देश भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस अमेरिका देश के भौगोलिक पहलुओं के बारे में, वहाँ की जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, वही ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में यूएसए की भौगोलिक अवस्थिति और उसका महत्व। दूसरा आप देखिए, फिजिकल डिवीजन, वहाँ का भौतिक विभाजन पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, और वहाँ की क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से यह बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, ठीक है ना। तो ये यूएसए भी भौगोलिक दृष्टि से बड़ा देश माना जाता है। तो यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है, फिजिकल डिवीजन है, और क्लाइमेट जो वेरिएशंस है, वो भी काफ़ी यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, और डेवलपमेंट ऑफ मेगापोलिस। ये मेगापोलिस कंसेप्ट अब देखना बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, और पिछली क्लास में याद करो, मानव भूगोल में, मानव भूगोल जो आपका बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर था, उसमें ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हम जब नगरीकरण की प्रवृत्ति को पढ़ते हैं या नगरीय जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, तो ये कंसेप्ट आता है मेगापोलिस। अत्यधिक जनसंख्या के संकेंद्रण का यह केंद्र होता है, और खास करके ये जो यूएसए का जो ईस्ट कोस्ट है, पूर्वी तट अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ भाग, वहाँ पर जनसंख्या का कैसा वितरण है, और वहाँ मेगापोलिस का क्या कंसेप्ट है। ये मेगापोलिस शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, याद करो, ये सबसे पहले जीन गॉटमैन ने दिया था, मेगापोलिस शब्द का प्रथम प्रयोग करता था वो। अब देखिए, इसी यूनिट में अगला अमेरिका का एग्रीकल्चरल बेल्ट कौन कौन से हैं, वो एग्रीकल्चरल बेल्ट अर्थात कृषि पेटी के बारे में पढ़ना है, जिसमें विट गेहूं के बारे में, कॉर्न मक्का पेटी कौन कौन सी है, और कॉटन अर्थात ये कॉटन, वीट और कॉर्न जो कृषि पेटी है, वहाँ उनका विस्तार किस तरफ है, उनका क्या महत्व है अमेरिका के आर्थिक विकास में, और वहाँ के प्राथमिक क्षेत्र में इस बेल्ट का कितना योगदान है, ये पढ़ेंगे। अब देखिए, अंत में हम इंडस्ट्रियल रीजन अर्थात यूएसए के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, जिसमें आयरन एंड स्टील, लौह इस्पात उद्योग, और इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अब अगला देखेंगे, अगली स्लाइड में अगली यूनिट 4, और उसमें हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका का प्रमुख देश ब्राज़ील। साउथ अमेरिका के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित ये क्षेत्रफल की दृष्टि से साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश माना जाता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ, चूंकि एक यहाँ की बहुत ही प्रमुख नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील है, लेकिन बड़ी का मतलब उसमें आयतन की दृष्टि से पानी की मात्रा सर्वाधिक कौन सी नदी में है, तो वो है अमेजन नदी में। तो ये अमेजन नदी, अमेजन के जंगल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, शलवास जिनको बोलते हैं, तो वो यहीं मिलेंगे आपको, उस ब्राज़ील के बारे में पढ़ना है। और ये साउथ अमेरिका का सबसे विकसित और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ब्राज़ील की जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राज़ील इन साउथ अमेरिका, वहाँ का फिजिकल डिवीजन पढ़ना है, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट,
फिर उसके बाद पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। वेजिटेशन, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, और मेजर मिनरल्स का मतलब वहाँ प्रमुख खनिज संपदा कौन कौन सी है। इसके अलावा ब्राज़ील का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कितना हुआ है, वहाँ का कृषि विकास, जिसमें और ख़ास में देखिए, क्योंकि ये कॉफ़ी यहाँ पे आया है, आपको बता दूं कि यह ब्राज़ील देश विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी कहवा उत्पादक देश माना जाता है। इसलिए उसमें आपको कहवा के बारे में प्रमुख रूप से पढ़ना है, और ऐसी कौन सी जलवायु परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण यहाँ कहवा की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है और यहाँ की उत्पादकता भी सर्वाधिक है। और शुगर कैन अर्थात गन्ना, ये जो अमेजन का डेल्टाई क्षेत्र है उसमें ये शुगर कैन की कृषि काफ़ी बड़ी मात्रा में की जाती है। और उस कॉफ़ी और जो शुगर कैन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और वहाँ का प्रोडक्शन अर्थात वितरण और उत्पादन को हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। अंत में हम ब्राज़ील का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ेंगे और वहाँ का अर्बेनाइजेशन यानी वहाँ की नगरीकरण की क्या प्रवृत्ति है, कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है और कितनी जनसंख्या गाँवों में रहती है। अगली स्लाइड में देखिए, आप देखेंगे एक और नए महाद्वीप के साथ, नए देश के साथ परिचित होंगे, और वो है, आप देखिए, यूरोप। यूरोप महाद्वीप रह गया था ना हमने, देखिए एशिया पढ़ लिया हमने, अफ्रीका पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अब है यूरोप। यूरोप में कौन सा प्रमुख देश, फ्रांस। एक तो ये पढ़ना है फ्रांस के बारे में, ये यूनिट 5 में है। और यूनिट 5 में ही आपको ओशनिया जो कॉन्टिनेंटल है, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं, वहाँ पर हमको पढ़ना है न्यूजीलैंड के बारे में। तो यूनिट 5 में हमें दो कॉन्टिनेंट लेने हैं, जिसमें दो देश आ जाएंगे, फ्रांस और न्यूजीलैंड। तो इसमें देखिए क्या रहेगा, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रांस इन यूरोप। यूरोप के संदर्भ में फ्रांस की भौगोलिक अवस्थिति और उसका महत्व। आप देखेंगे यूरोप के महाद्वीप में फ्रांस का जो लोकेशन है, लगभग उत्तरी पूर्वी भूभाग में इसकी लोकेशन अवस्थित है, और ये औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी विकसित देश माना गया है फ्रांस, इसके लिए इसके बारे में पढ़ना है। फिर फ्रांस का फिजिकल डिवीज़न क्या है, वहाँ की ड्रेनेज प्रणाली क्या है, क्लाइमेट की क्या कंडीशंस है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इस यूनिट 5 के सेकेंड टॉपिक में। थर्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेरिस बेसिन। ये देखिए, फ्रांस की जनसंख्या का वितरण पढ़ना है, और पेरिस बेसिन, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और उस राजधानी के आसपास वाला जितना भी क्षेत्र है, और पेरिस एक नदी भी है वहाँ की, और उस बेसिन का जो भी क्षेत्र है उसके बारे में हमें पढ़ना है, और वहाँ की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं, ट्रांसपोर्टेशन की क्या स्थिति है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब परिवहन प्रणाली कैसी है, वहाँ की यातायात की क्या स्थिति है, ये पढ़ेंगे। और फोर्थ टॉपिक में हम न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें न्यूजीलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशंस, फिजिकल डिवीजन एंड क्लाइमेट ऑफ न्यूजीलैंड। जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड आपको ध्यान है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सुदूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है ये न्यूजीलैंड, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर फिजिकल डिवीजन कहाँ है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, वहाँ की पॉपुलेशंस डिस्ट्रीब्यूशंस कैसी है, जनसंख्या का वितरण कैसा है। और देखिए एक शब्द आ गया डेयरी फार्मिंग, वहाँ पर जो डेयरी फार्मिंग यानी कि डेयरी कृषि की क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे न्यूजीलैंड में भेड़ पालन बड़ी मात्रा में किया जाता है, और यह दुग्ध उत्पादों का एक प्रमुख विक्रेता देश भी माना जाता है न्यूजीलैंड, इसलिए वहाँ की डेयरी फार्मिंग की कंडीशन हमें यहाँ पढ़नी है। तो देखिए बच्चों, आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम का अच्छे से ज्ञान होना आवश्यक है कि मुझे जो बीए सेकेंड ईयर भूगोल में जो फर्स्ट पेपर पढ़ना है उसमें किन किन चीज़ों का पढ़ना जरूरी है। यदि आपका दिमाग उस सिलेबस को समझ गया, आपका फ्रेमवर्क आपके दिमाग में सेट हो गया, तो चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगेगी। तो आप मोटा मोटा इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि हमें फर्स्ट पेपर में, जिसका नाम है विश्व का प्रादेशिक या क्षेत्रीय भूगोल, और
उसके अंतर्गत हमें 5 यूनिट में 5 देशों के बारे में अध्ययन करना है। वापस एक बार मोटा मोटा रिवाइज करते हैं। प्रथम जो यूनिट थी वो आपको एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश जापान के बारे में पढ़ना है। जो सेकंड यूनिट थी वो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश था मिस्र, उसके बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार हमारी जो थर्ड यूनिट है वो नॉर्थ अमेरिका में जो यूएसए देश है उसके बारे में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट साउथ जो अमेरिका महाद्वीप है उसमें एक प्रमुख देश था ब्राज़ील, उसके बारे में पढ़ना है। और हमारी जो फिफ्थ यूनिट थी वो एक तो यूरोप महाद्वीप का फ्रांस देश पढ़ना था और ओशनिया जो कॉन्टिनेंटल है उसमें न्यूजीलैंड को पढ़ना है। और आप देखेंगे ये सभी जितने भी देश ये मैंने बताए हैं 5-6 देश है, इनकी भौगोलिक अवस्थिति, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी फिजिकल डिवीजन कैसी है, फिर उसके बारे में आप देखेंगे उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी है, उनकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है ना। इसके बाद उनका औद्योगिक विकास कितना हुआ, उनकी एग्रीकल्चर, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद उनके जो नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं, वेजिटेशन कौन कौन सी है। ये मोटे मोटे कुछ टॉपिक है, गिने चुने 7-8 टॉपिक है जो प्रत्येक देश में पढ़ने हैं। तो जब हम प्रत्येक देश के इन 7-8 टॉपिक का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो चीज़ें हमें बहुत ही सहज और सरल लगेगी और याद जल्दी रहेगी। क्योंकि ये जो सिलेबस है इसको देखेंगे तो हमें पूरे विश्व का भ्रमण करना है, तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कम से कम हमें विश्व का जो राजनीतिक मानचित्र है उसका भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि संबंधित महाद्वीप कौन सी दिशा में, कौन से गोलार्ध में ग्लोब पर अवस्थित है और उस महाद्वीप में प्रमुख देश कौन कौन से हैं। कम से कम इतना तो पता रखना ही पड़ेगा कि जो आप देश पढ़ने जा रहे हैं उसके आसपास उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, उसकी कैपिटल क्या है, ठीक है ना। इस प्रकार का हमें अध्ययन करना है। अब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि कितना इजी है ये। तो सबसे पहले जब भी अध्ययन करना स्टार्ट करें आपके पास एक क्लियर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। वरना हमें क्या होता है पता ही नहीं होता और हम पढ़ते जाते हैं और वो चीज़ें काफ़ी टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो सबसे पहले जो जिस तरीके से मैंने ये आपको सिलेबस आज डिस्कस किया है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आसानी रहेगी और आप जो भी टेक्स्ट बुक लाते हैं उसके सहारे इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आप इस सिलेबस को अध्ययन करेंगे एक एक टॉपिक को, तो आपके पास एक एटलस बुक या आपके पास एक दीवारी मानचित्र होना जरूरी है, राजनीतिक और भौतिक दोनों मानचित्र। तो आपको नई चीज़ें मिलेगी, सीखने को मिलेगा और जब आपको चीज़ें याद रहने लग गई तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ये चीज़ें बहुत ही सहज लगेगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और उसमें हम आपके बीए सेकेंड ईयर भूगोल का जो सेकंड पेपर है इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी अर्थात आर्थिक और संसाधन भूगोल, उसके पाठ्यक्रम के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।